रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो दो हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा कि मेरी इम्पीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन, और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया। और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब व्हाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी शर्मिंदा किया था। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पे हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं, और आज सूरत हाल क्या है। ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी, उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस, एक बरतानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया। इनसे मदद मांगी, चाइना ने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा जी हमने तो अपने हथियार नहीं भेजे। बरतानिया का स्टेटमेंट भी मुबहम सा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो पहले ही मना कर चुके थे। जापान ने कोई अभी तक जवाब दिया नहीं, और कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आप अंदाजा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी, वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है। इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, खासतौर पे एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहाँ था, ये दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब, ये ईरानी फोर्सेज हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर निशाना बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईरानी क़यादत को कत्ल किया इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, तो वो कहते हैं नेतन्याहू को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ईरान की जानिब से आया, वो स्टेटमेंट मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। खास तौर पे अमेरिकी मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो आपके लाइसेंस हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे मीडिया के, अगर आपकी रिपोर्टिंग पे हुकूमत को एतराज होगा। हुकूमत को एतराज ये है कि वो उनको लगता है कि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही, फैक्ट्स सही तरह बयान नहीं किए जा रहे, बल्कि ईरान की गुड्डी चढ़ाई जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मीडिया को दबाती है, हर वक्त दबाती है। कभी हुबुल वतनी के नाम के ऊपर, कभी गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के, कभी मुकदमात करके, कभी करप्शन के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे, कभी किसी और मामले में ब्लैकमेल करके। तो मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाती है। ऐसे ही वहां पे अमेरिका में ये सिलसिला शुरू हुआ।
अमेरिकन मीडिया, जिसे एक आजाद मीडिया कहा जाता है, देखते हैं वो इसके ऊपर कैसा रद्देमल देता है। क्या वो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या वो ज्यादा और तेज रिपोर्टिंग कर देते हैं और रद्देमल देते हैं कि जनाब ये लो, ये फैक्ट है, हम आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह ये बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। अब जो अमेरिकी सहाफी हैं टक्कर कार्लसन, उनका एक स्टेटमेंट आया ऐसे में, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत मुमकिन तौर पर CIA के मुजरिमाना रेफरल के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जो टक्कर कार्लसन है उसने जंग शुरू होने से पहले ईरानी रहनुमाओं के साथ कई मुलाकातें और राब्ते किए थे, और जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कार्लसन ये कहता है, ये वो सहाफी है टक्कर कार्लसन जिसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी जंग से पहले, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि मुझे इसकी समझ है, आप फंस जाएंगे, आप ये ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बात नहीं मानी, और अब जब ये उसकी मुखालफत करता है, टीवी पर बैठ के फैक्ट्स सामने लेकर आता है, इसको सुना जाता है बहुत ज्यादा अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये शख्स कहता है कि हुकूमत ने उन पर जासूसी की है, उनके पैगामात खुफिया तरीके से पढ़े हैं, और अब उन्हें जिस तरह जुलियन असांज का केस था या जैसे एडवर्ड स्नोडन का केस था उस तरह से कैद करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा किया है टक्कर कार्लसन ने। तो अमरीकी इतने परेशान है, अमरीकी हुकूमत, और हत्ता के रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई है कि ये तो इसराइल की जंग थी, आपने अमेरिका को इस जंग के अंदर क्यों धकेल दिया, और अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका की जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ गई है। अब एक तरफ मीडिया को धमकियां, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, तो ईरान का रजीम चेंज करते करते अपना रजीम फंसवा लिया। और ट्रंप की ज़हनी हालत कुछ इस तरह है कि ये एक ट्वीट ट्रंप का अगर आप पढ़े ना तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। यानी ये BBC ने इसको रिपोर्ट किया, आपको यहाँ से ट्रंप की इस वक्त ज़हनी हालत का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो तैयार नहीं है। ट्रंप ने अहम ईरानी जजीरे खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि मजा लेने के लिए शायद हम उसे चंद बार और निशाना बनाएं, मजा लेने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, ज़हनी कैफियत का आप अंदाजा करें कि वो बमबारी मजा लेने के लिए भी करें। ये एक ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप आ गया जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, ये देखें हम तो शुगर लगाने के लिए भी बम मार सकते हैं। जो आदमी मजा लेने के लिए बमबारी की बात कर रहा है ना, किसी और टारगेट के अलावा, यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा जी बड़ा फन होता है, बड़ा मजा आता है जब हम जहाजों को डबो देते हैं उनके बंदों समेत, समंदर की गहराइयों में गर्क कर देते हैं, बड़ा मजा आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि जजीरे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे मजा लेने के लिए। तो फिर वो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। मेरी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और उसे खड़े होकर बार बार सलूट मारे, उसकी तारीफें की, उसके जूते पॉलिश किए। जो शख्स ये कहता है कि वो मजा लेने के लिए बमबारी करता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे आसिम मुनीर के अहकामात की रोशनी में मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फिरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियां लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियां लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियां लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आईनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्जी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया, साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, सैकड़ों मुकदमात उन पे बना दिए गए, बहुत सारे शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पे तशद्दुद किया गया। क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले, पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है।
औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडियाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा, और ये सिर्फ वहां पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया, उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है, और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता जैसी चाहता जिंदगी गुजारता, उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज दी कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे हो। अब देखना ये है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ इजहारी यकजहती करेंगे। पीटीआई में कम से कम ये कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। पीटीआई के लोग उस्मान बुज़दार पे तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे, और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फैसले पे, गंडापुर वाले फैसले पे। हालांकि गंडापुर का फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज हो गए, या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूंगा चीजें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे आइडिया थे उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गए थे कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को खुद बाहर निकालूंगा। तो वो हो नहीं पाया, उनसे हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने जो उनके साथ किया वो सबने देखा। और इसके बाद नादरीन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। लेकिन इमरान खान को इन्होंने मार मार के वो बना दिया जो कोई भी लीडर आज तक नहीं बन सका। लम्स के एक तारीखदान है उस्मान काज़मी साहब, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल सॉवरन थे ना पहले, वो पाकिस्तान के इदारे थे। यानी ये इदारों फैसला करते थे कौन मुहिब वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या। यानी वो इदारों का एक क्राइटेरिया था कि जनाब इनका क्राइटेरिया सेट। अब वो नहीं है, अब इमरान खान है मॉरल सॉवरन पाकिस्तान का, अब इमरान खान है। नेशनलिज्म पहले इदारों के साथ जोड़ी जाती थी कि अगर आप कौम परस्त हैं, मुहिब वतन है, तो आप इदारों के साथ हैं तो फिर आप हैं, वरना नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब इमरान खान के साथ जुड़ती है। अब बंदूक भी है इदारों के पास, ताकत भी है, बजट भी है, तादाद भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, लेकिन फिर भी वो नेशनलिज्म उनके साथ नहीं जुड़ती, वो इमरान खान के साथ जुड़ती है। और ये रियलिटी है, अब इसको माने या ना माने, आज के दिन की रियलिटी यही है। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज के दिन तक यही एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को अगस्त में नॉमिनेट किया था, नामजद किया था अपोजिशन लीडर के तौर पर, और अयाज सादिक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं दे रही। ये हुकूमत एक भी बंदे की तैनाती नहीं कर सकती जब तक कि आसिम मुनीर साहब या उनके जर्नैल या उनकी जो टीम है वो एनओसी ना दे, तब तक कोई भी अहम बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हुकूमत इतनी मजबूर है। अब अयाज सादिक साहब लगाना भी चाहें तो वो लगा नहीं सकते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बन रही है कि कल को इन लोगों ने अपोजिशन में आना है, और अगर इमरान खान इनका अपोजिशन लीडर ही ना लगाए तो फिर ये कहाँ जाएंगे। तो ये ऐसी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं जो आइंदा इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और आइंदा अगर इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनके पास फिर कोई जवाब या कोई सवाल नहीं होगा जो ये कर सके। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौयत का है मैं आपको बता देता हूँ। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएगी, और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो, उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेजकर बदतमीजी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा, 5:45 बजे एक और इवेंट है जिला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का। फिर 7:30 बजे जिला कोरंगी में जाएंगे, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट है। फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर जिला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफिला हैदराबाद की तरफ जाएगा और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे, और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है, और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम मुद्देदारों के साथ। फिर जिला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट,
जिला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट मज़ार कायद पे हाजिरी और वहाँ पे आवाम से किताब है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, फिर जिला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है।